सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर लगातार हम यहां पर वीडियो बना रहे हैं और इस स्कीम से जुड़े कई सवालों के जवाब आपको देते हैं। चाहे वो स्कीम के अकाउंट खोलने से लेकर एलिजिबिलिटी को लेकर हो, चाहे मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट को लेकर हो, अगर आप खाता प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो उसके भी नियम आपको बताते हैं। इसके अलावा अगर आप अकाउंट को क्लोज करते हैं, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस केस के बाद आपको किस तरह ब्याज दिया जाता है, या अकाउंट को आप एक्सटेंड करते हैं, इसके रिगार्डिंग कई सारे नियमों के बारे में हमने बताया है। हालांकि डीप यहां पर नियम जो है वो हम आपको बताते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कहां कहां पेनल्टियां लगती है, कहां कहां आपको नुकसान हो सकता है। फिर भी यहां पर पूरी जानकारी देने के बावजूद भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी लोगों को जो है वो शायद पता नहीं है। आज के इस वीडियो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। हम 10 ऐसे सवाल लेकर आए हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं हमें कमेंट करके कि सर इसमें क्या होगा, इस रूल में क्या होगा। अभी भी कई लोगों को यहां पर क्लैरिटी नहीं है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर। ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है वो आपके ही सवाल है, इनके जवाब हम आपको पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे और जो जवाब देंगे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ही आपको देने वाले हैं। अच्छा, आपको अगर कोई और सवाल पूछने हैं किसी और टॉपिक रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं। अगर आपका सवाल जो है हमें लगा कि ज्यादातर लोगों का यही सवाल है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन है, तो उसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 वर्ष या उससे ज्यादा वालों के लिए है। 8.2% ब्याज मिलता है। मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं सिंगल अकाउंट, या चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट आप अपनी स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी बार भी आप चाहें एक्सटेंड करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में जो ब्याज है वो क्वार्टरली आपको दिया जाता है। हर क्वार्टर के एंड में अगले दिन ब्याज आपको क्रेडिट होता है। जैसे अप्रैल में जून का क्वार्टर है तो 1 जुलाई को क्रेडिट किया जाएगा। ये ब्याज आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग में मंगवा सकते हैं या फिर बैंक खाते में भी मंगवा सकते हैं। यहां पर आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बार पैसा आपने जमा किया, मान लीजिए 30 लाख की लिमिट है, 5 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, उसके बाद आप वापस उस खाते में पैसा नहीं डाल सकते, आपको नया खाता खुलवाना पड़ेगा। इसके अलावा एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स की छूट मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं, टीडीएस आपका कटता है, 1 लाख रुपए से ब्याज होता है तो उसके इसमें 10% टीडीएस रेट काटा जाएगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया पोस्ट ऑफिस को तो उसके इसमें 20% टीडीएस रेट जो है वो काटा जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, सारी डिटेल जानकारी दे दी आपको शॉर्ट में। अगर आप इसमें और डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि कौन से 10 सवाल हैं जो ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं, जिसमें कंफ्यूजन है, आज आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक हाइप करके नया बटन आया है, उस पर आप जरूर क्लिक करें, पॉइंट्स दे हमें, जिससे हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचेगी। और इसके साथ लाइक को बटन पर क्लिक जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल है, डाउट है तो वो आप कमेंट जरूर करें। तो आज का टॉपिक क्या है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 10 बड़े सवाल जिनके जवाब कोई नहीं बताता है, जानेंगे आज। कौन से सवाल होंगे, कौन से जवाब होंगे, ये भी जानेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल यहां पर आता है, कल ही हमने एक वीडियो डाला था एक्सटेंशन रिगार्डिंग, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं कल की डेट में। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं और आपकी मैच्योरिटी आ जाती है तो उस केस में आप खाते को एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, 5 साल की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है। 5 साल के बाद 3 साल के लिए आप खाते को और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि 3 साल के लिए जो आपने एक्सटेंड किया है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, जिसके बारे में हमने क्लियरली बताया था। जो मैच्योरिटी की डेट होगी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी,
लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी। तो हमने भी कब कहा कि पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी? आइए समझते हैं फिर से एक बार, लोगों का सवाल देख लेते हैं कि सर प्लीज अपडेट करिए एक्सटेंशन रिगार्डिंग कि भैया एक्सटेंशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगी? पुरानी जो है वो रेट एप्लीकेबल नहीं होगी, जो नई रेट है जिस दिन आपने अकाउंट एक्सटेंशन करवाया उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी। तो हमने कभी नहीं कहा कि पुरानी रेट एप्लीकेबल होगी। हम क्या कहना चाहते हैं ये मैं आपको क्लियर करूंगा। एक्सटेंशन कराएं या नया अकाउंट खुलवाएं, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा जो उस समय ऑफर किया जाता है। यानी आप एक्सटेंड करवाएं या नया अकाउंट खुलवाएं, इंटरेस्ट रेट वही होगा जिस समय आप अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, आप गलत बता रहे हैं, एक्सटेंशन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होकर मिलती है। तो हम भी कहां कह रहे हैं चेंज नहीं होकर मिलती है। हमारा क्वेश्चन जो था उसको लोगों ने ज्यादातर समझा नहीं है, इसलिए सवाल आ रहे हैं। एक्सटेंशन के केस में इंटरेस्ट जो है वो उसी समय की मिलती है जिस समय आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं। यानी कहने का मतलब है जिस दिन आपने एप्लीकेशन करी है उस दिन की रेट जो होगी वही एप्लीकेबल होगी। अच्छा सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो रेट ऑफ एक्सटेंशन है वो पुरानी रेट रहेगी। आपको यहां पर करेक्शन करना चाहिए, पुरानी रेट नहीं है, जो नई रेट होगी वही एक्सटेंशन की रेट होगी। आप कह रहे हैं कि 5 साल के लिए आपने 8.2% लिया है, लेकिन 7.8% जो है वो अगर नई रेट है तो नई रेट एप्लीकेबल होगी। अब मैं आपको क्लियर करता हूं इस चीज के बारे में। हमने क्या कहा था, देखिए आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस दिन मान लीजिए आपकी 8.2% रेट है, ठीक है, ये 5 साल के लिए अकाउंट होगा। अब आपकी मैच्योरिटी आ गई 5 साल के अकाउंट की, ये आपकी मैच्योरिटी आ गई 5 साल। इस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%, ठीक है। अब आपने उस दिन अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवाया, ना ही आपने जब अकाउंट खुलवाया था तब एक्सटेंड करवाया था। दोनों ही केस में आपने एक्सटेंड नहीं करवाया। आपने एक्सटेंड कब करवाया था? 10 महीने बाद करवाया था। यानी कि 5 साल और 10 महीने होने पे आपने खाते को एक्सटेंड करवाया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7.80%। अच्छा, यहां पर 1 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि 10 महीने में आप एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो एप्लीकेबल कौन सी होगी? 3 साल के लिए, जो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है आपकी? ये वाली 8%। हमने केस जो बताया था उसमें 8.2% था, तो 8.2% मान लीजिए। तो 8.2% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वही रेट आपको अगले 3 साल तक मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि अकाउंट ओपन होने वाले की दिन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए ये 8% थी, तो ये नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है लॉ के अंदर? जिस दिन आपने खाता खुलवाया है उस दिन की रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले 3 साल के लिए आपको नहीं दी जाएगी। आपको कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी? मैच्योरिटी के दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वही दी जाएगी। ना ओपन करोगे अकाउंट उस दिन की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ना ही आपने खाता एप्लीकेशन करवाया था, अप्लाई जब आपने किया था एक्सटेंशन के लिए उस दिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8 है। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है डेट ऑफ एक्सटेंशन क्या है, वही रेट आपको मिलेगी। ज्यादा रेट हुई, जिस दिन एप्लीकेशन कर रहे हैं वहां पर 7.8 है और जिस दिन अकाउंट एक्सटेंड कर रहे हैं उस दिन 8.2% है, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आगे कंटिन्यू होगी 3 साल के लिए। यह क्लियर कर लीजिए। तो खाता खुलवाया है, सबसे पहले खाता खुलवाया, उस दिन की रेट नहीं होगी। एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन करिए, उस दिन की नहीं होगी। कौन से दिन की होगी? जिस दिन आपका अकाउंट मैच्योर हुआ है 5 साल के बाद। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम एक्सटेंड कर दिया 3 साल के बाद, तो 8 साल के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो आपके अगले 3 साल के लिए कंटिन्यू होने वाली है। अगला सवाल है सर, ऑटो एक्सटेंशन अगर बैंक कर देती है तो क्या ऑप्शन होगा? अगर कोई आपका ऑटो एक्सटेंशन कर देता है, मान लीजिए एसबीआई बैंक के अंदर आपका सीनियर सिटीजन खाता था 5 साल के लिए, तो उस केस में अगर आपका जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन कर देता है, खाते को एक्सटेंड कर देता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इस केस में नियम है, अगर आपका खाता ऑटो एक्सटेंड होता है या खुद से आप अगर एक्सटेंड करवाते हैं तो 1, 2, 3 साल के लिए आपका एक्सटेंड होगा। अच्छा, इसमें एक लाइन डाल दीजिए, पहले साल में आप खाता कभी भी क्लोज ना करवाएं अगर आपका एक्सटेंशन हो गया है। दूसरे या तीसरे साल में आप चाहें तो क्लोज करवा दें, यहां पर ना ही कोई पेनल्टी लगेगी
और पूरा 8.2% जो ब्याज चल रहा है वो पूरा आपको मिलेगा। यहां पर भी ध्यान रखिएगा 8.2% ब्याज तो पूरा मिलेगा, लेकिन पेनल्टी यहां पर जो है वो आपको 1% लगेगी। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हैं तो 1% के हिसाब से 10,000 रुपए जो है वो आपके काट के बाकी का 9,90,000 रुपया जो है वो आपको दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका खाता खुद से एक्सटेंड करवाते हैं या ऑटो एक्सटेंशन है तो पहले साल तक यानी 5 साल से लेकर 6ठे साल तक आपको खाते को बंद नहीं करवाना है। इसके बाद चाहे तो 7वें या 8वें साल में आप बंद करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और सवाल था कि सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, तो मैच्योरिटी के 10 महीने जो हमारा ये सवाल था ना, अब सवाल देखिए क्या है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये डेट ऑफ मैच्योरिटी है 5 साल वाली। अच्छा, ये 6ठा साल है जहां पर मुझे अकाउंट को 1 साल के अंदर एक्सटेंड करना है। 3 साल के लिए एक्सटेंशन अलाउ किया जाएगा मुझे, 8 साल तक टोटल एक्सटेंशन होने वाला है। अब मान लीजिए मैंने 10 महीने में अकाउंट को एप्लीकेशन करी एक्सटेंशन करने के लिए, तो सर इस दिन की रेट आप कह रहे हो कि जो आपकी इस दिन की रेट थी 8.2% वो आपको मिलेगी, ना कि 7.8% मिलेगी। ठीक है, तो सर इस पीरियड के दौरान जो 2 क्वार्टर गए आपके, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्वार्टर चले गए, तो इस 3 क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है वो हमें क्या मिलेगा? 8.2% मिलेगा, 7.8% मिलेगा, क्या मिलेगा? समझने की कोशिश करिएगा। आपकी अगर मैच्योरिटी आ जाती है तो साफ क्लियर कहा गया है आपको 4% का ही ब्याज जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट को एक्सटेंड कर दिया तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मैच्योरिटी के दिन यानी कि 8.2% मिलेगी। अच्छा, ऑलरेडी 4% तो दे दिया है, यानी जो बैलेंस होगा 4.20% ये आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 6 साल के बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो इस केस में आपको 4% ही मिलेगा। 8.2% फिर आप भूल जाइए। 7.8% आपको वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सटेंड किया है। नए अकाउंट होता तो 7.8% आपको मिलता, इसमें 4% तो ऑलरेडी था, तो 3.8% एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो ये मैं क्लियर कर दूं। 4% के बाद 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी के बाद दी जाती है। अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटेंशन की रेट होगी डेट ऑफ एक्सटेंशन वही मिलेगी, अदरवाइज 4% अगर आप 1 साल के बाद एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, कई लोगों का सवाल एक और है सर कि बैंक में अगर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाऊं, वहां पर मैं 30 लाख रुपया जमा कर देता हूं, तो इस केस में क्या मुझे बैंक अगर फेल होती है तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे या पूरे 30 लाख रुपए मिलेंगे? ये भी कई लोगों का सवाल है। पोस्ट ऑफिस में तो आप सभी को पता है कि मुझे 30 लाख रुपया पूरा मिलेगा, लेकिन बैंक के केस में क्या होगा? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो आरबीआई नहीं चला रही है, ये स्कीम आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। तो यहां पर 100% पैसा आपका सेफ है, भले ही आप बैंक में क्यों ना करते हो। यहां पर DICGC का जो 5 लाख का इंश्योरेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होता। पूरा का पूरा निवेश, पूरा का पूरा ब्याज सरकार द्वारा आपको बेनिफिट दिया जाता है। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। सर अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा? मान लीजिए अगर डेथ हो गई फर्स्ट होल्डर की, तो उस केस में सेकंड होल्डर को या नॉमिनी को अदर देन जो स्पाउस है, तो इस केस में क्या उसके लिए नियम दिए गए हैं? तो यहां पर पूछा गया है, डेथ का केस है और फर्स्ट होल्डर है और सेकंड होल्डर है। फर्स्ट होल्डर की क्या हुई है? डेथ हो गई है, ठीक है। सेकंड होल्डर है जो ज्वाइंट होल्डर हो गया आपका, या फिर जो भी नॉमिनी है। अगर जो भी ज्वाइंट होल्डर है, ध्यान रखिएगा ज्वाइंट होल्डर हमेशा आपकी स्पाउस होगी, ज्वाइंट होल्डर हमेशा स्पाउस होगी। अच्छा, नॉमिनी कौन हो सकता है? स्पाउस भी हो सकती है या फिर नॉन स्पाउस भी हो सकती है, ठीक है। अगर नॉन स्पाउस है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, नॉमिनी है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं हो, तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा और जब तक डेथ हुई है तब तक आपको 8.2% दिया जाएगा, और डेथ के बाद जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे उस केस में आपको 4% का ही ब्याज मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा।
अगर आप नॉन स्पाउस है। लेकिन अगर आप स्पाउस है, चाहे ज्वाइंट होल्डर हो, नॉमिनी हो, तो इस केस में आप चाहे तो अकाउंट को 5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इस केस में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर स्पाउस होगी तो वो कंटिन्यू कर पाएंगे और यहां पर आपको 8.20% का पूरा ब्याज मिलेगा। कंडीशन 2 है, स्पाउस की जो एज है वो 60 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, स्पाउस का कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये फायदा मिलेगा। अच्छा, इफ सीनियर सिटीजन डाइड, अगर मर जाता है सीनियर सिटीजन, अकाउंट होल्डर हो जाता है, तो वही सिचुएशन है। ज्वाइंट होल्डर नॉमिनी जो है वो अगर स्पाउस है तो 8.2% अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी, 60 से ज्यादा होना चाहिए और सीनियर सिटीजन अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉन स्पाउस है, ज्वाइंट होल्डर तो हो नहीं सकता, अच्छा नॉमिनी हो सकता है कोई भी, तो उस केस में खाते को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, डेथ तक आपको 8.2% पूरा मिलेगा। मान लीजिए 3 साल तक चला है तो 8.2% पूरा मिलेगा। बाकी फिर बाद में 6 महीने तक आपने अगर अकाउंट नहीं बंद करवाया तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगला आ जाता है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ ने इन्वेस्टमेंट किया है, साथ में क्लबिंग प्रोविजन भी हम बताएंगे। अच्छा, यहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों ने अलग अलग सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाया है। क्या दोनों 33 लाख रुपए डाल सकते हैं? यस, हस्बैंड अपने खाते में और वाइफ अपने खाते में चाहे तो 33 लाख रुपया आप डाल सकते हैं। टोटल फैमिली का 60 लाख रुपीज हो सकता है। अच्छा, अगर ज्वाइंट अकाउंट हुआ तो इसमें क्या ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट है तो इस केस में फर्स्ट होल्डर होगा, ये सेकंड होल्डर होगा। फर्स्ट होल्डर जो है वो हस्बैंड है, सेकंड होल्डर वाइफ है। अच्छा, पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हस्बैंड का होना चाहिए, तो इस केस में फर्स्ट होल्डर जो है वो 30 लाख रुपए डालेगा। वाइफ यहां पर सिर्फ ज्वाइंट होल्डर रहेगी, ये कोई भी पैसा नहीं डालेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसका माना जाएगा, ब्याज भी इसका माना जाएगा, टैक्सेबिलिटी भी फर्स्ट होल्डर पर आने वाली है। यहां पर कोई भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर गलती से आपने उल्टा कर दिया, फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर, फर्स्ट होल्डर वाइफ को बना दिया और सेकंड होल्डर हस्बैंड है, पैसा किसका है? 30 लाख रुपया किसका है? हस्बैंड का है। तो इस केस में फर्स्ट होल्डर 30 लाख रुपया है। अच्छा, यहां पर टैक्स लायबिलिटी किस पर आएगी? ब्याज किस पर टैक्सेबल होगा? हस्बैंड के नाम से टैक्सेबल किया जाएगा। पैसा जो है वो फर्स्ट होल्डर को मिलेगा, लेकिन यहां पर क्लबिंग प्रोविजन जो है वो लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लबिंग प्रोविजन हस्बैंड वाइफ के केस में लागू हो जाता है। हस्बैंड का पैसा है, गलती से आपने वाइफ में डाल दिया, अच्छा चाहे सेपरेट अकाउंट भी क्यों ना खुलवाया हो, हस्बैंड ने 30 लाख रुपए डाला और बाकी का जो 30 लाख रुपया था, हस्बैंड के पास टोटल 60 लाख रुपया था और 30 लाख रुपया वाइफ का अकाउंट खुलवा दिया, तो यहां पर भी क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। जो भी ब्याज यहां पर आपको मिल रहा है 2,46,000 पूरे साल का, वाइफ को जो भी मिल रहा है 2,46,000 पूरे साल का, ये दोनों हस्बैंड के इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर 4,92,000 जो है, 4,92,000 जो है वो हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी, ना कि स्पाउस की इनकम मानी जाएगी। ज्वाइंट होल्डर है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जिसका इन्वेस्टमेंट हो वही फर्स्ट होल्डर होना चाहिए। तो ये क्लबिंग प्रोविजन भी यहां पर हो गया। अच्छा, पति पत्नी अलग 30-30 लाख रुपए डाल सकते हैं, ये भी हमने कर दिया। अगर पति पत्नी के नाम पर जमा कोई सेकंड होल्डर नहीं है, इसके भी बारे में हमने बता दिया कि अगर सेपरेट अकाउंट डाल रहा है, सेकंड होल्डर नहीं है, सिंगल अकाउंट है, तब क्या होगा। तो क्लबिंग प्रोविजन हस्बैंड वाइफ का प्रोविजन जो है वो भी हमने यहां पर क्लियर कर दिया है। अगला आ जाता है कि यहां पर, अच्छा आईटीआर में कैसे दिखाएंगे, ज्वाइंट अकाउंट है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर क्लबिंग प्रोविजन नहीं है, नो क्लबिंग प्रोविजन, जिसका इन्वेस्टमेंट है उसका ही खाता है, तो उसके अंदर ही इंटरेस्ट इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाई देगी। हस्बैंड का है तो हस्बैंड में, वाइफ में है तो वाइफ में। लेकिन अगर क्लबिंग प्रोविजन लगा तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो है जिसका इन्वेस्टमेंट होगा उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाई देगा। हस्बैंड है तो हस्बैंड में दिखाई देगा, वाइफ का इन्वेस्टमेंट है तो वाइफ में दिखाई देगा। अच्छा, एक और बात है यहां पर, सर बताइए कि फर्स्ट होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो अगर पैसा नॉमिनी को जाता है तो क्या ब्याज दर मिलेगा? नॉमिनी को पैसा गया तो क्या ब्याज दर मिलेगा? फर्स्ट होल्डर की डेथ हो गई है तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉमिनी स्पाउस है, हमने ऑलरेडी बताया कंटिन्यू अकाउंट कर सकती है, 8.2% मिलेगा। अगर नॉन स्पाउस है तो इस केस में ध्यान रखिएगा उसे अकाउंट को बंद करवाना पड़ेगा। अकाउंट जब तक बंद होगा, डेथ तक आपको 8.2% मिलेगा और डेथ के बाद आपको 4% का ब्याज मिलेगा, जब तक आप अकाउंट क्लोज नहीं करवाते। अगला सवाल है, एज क्या है ज्वाइंट होल्डर की? फर्स्ट होल्डर जो है उसकी एज तो 60 साल की होनी चाहिए, 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सेकंड होल्डर है उसकी एज जो है वो 50 साल भी हो सकती है या फिर 60 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी एज हो।
तो सेकंड होल्डर की कोई भी एज हो सकती है। सर अब बताइए कि यहां पर अगर हम पैसा इंटरेस्ट जो है क्या हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इंटरेस्ट को विड्रॉ किया जा सकता है? यस, आप इंटरेस्ट को जो है क्वार्टरली आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। इसको आप ट्रांसफर चाहे तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बैंक के अंदर भी ईसीएस करके भेज सकते हैं। फिर वहां अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर ये इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही पड़ा रहा तो उस पर फिर आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, 61,500, 61,500, 61,500। मान लीजिए क्वार्टर 1 का इंटरेस्ट आपने क्लेम नहीं किया, अच्छा ये क्वार्टर 4 के अंदर आपने किया, तो इस केस में ये 2,46,000 पूरा का पूरा आपको मिलेगा, लेकिन इस पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर जो है 61,500 ट्रांसफर किया तो इस पर आप 4% सेविंग रेट कमा सकते हैं, आरडी पर 6.7% कमा सकते हैं, एमआईएस के अंदर आप 7.4% तक का रेट कमा सकते हैं, एफडी में डालेंगे तो 7.5% का रेट कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन खाते में ही पड़ा रहा तो कोई फायदा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 10 सवाल हैं जो हमने क्लियर कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन होते तो आप हमें कमेंट करें, चाहे हमारे वीडियो के नीचे कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल ना करें। आईटीआर फाइल करवानी है तो इस नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।